एक तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, दूसरी इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि पहले जो बजट आता था उसमें रेल बजट अलग होता था और एक आम बजट अलग होता था। अर्थात बजट जो है वह दो भागों में प्रेजेंट होता था, रेल बजट और आम बजट, है ना, जनरल बजट। अब ऐसा नहीं है, अब ये दोनों ही जो है एक साथ ही प्रेजेंट होता है। अब क्या है, सिंगल बजट, एकल बजट। क्लियर है मेरी बात? जिस दिन ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होने के बाद इस पर जनरल डिस्कशन शुरू होगा। मतलब सेकेंड स्टेज क्या होगा, सामान्य चर्चा, जनरल डिस्कशन। मतलब बजट को वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब जो संसद के सदस्य हैं वो इस पर सामान्य चर्चा करते हैं। कितने दिनों तक? तो ये 3 दिन तक चलती है, 3 डेज। इसमें आम तौर पर जो संसद के सदस्य हैं वो 2 भागों में बटे हुए होते हैं, एक सरकार का पक्ष अर्थात एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी। तो रूलिंग पार्टी क्या करेगा कि बजट की विशेषताओं को बतलाएगा, बजट के स्ट्रेंथ को बतलाएगा कि बजट में ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये पॉजिटिव थिंग्स है। और जो अपोजिशन होगा वह उसको क्रिटिसाइज्ड करेगा। क्या क्रिटिसाइज करेगा भाई? तो मुलायम सिंह सिर्फ इतना ही बोल पाएंगे कि बजट किसान विरोधी है। कोई बोलेगा बजट उद्योग जगत का विरोधी है, कोई बोलेगा कि गांव का विरोधी है। मतलब जनरल डिस्कशन, जनरल क्रिटिसिज्म। मतलब अपोजिशन उसको कहेगा कि यह गरीबों की विरोधी है, यह किसानों की विरोधी है, यह गांव की विरोधी है, यह उद्योग जगत का विरोधी है। और सरकार जो है यह सिद्ध करेगा कि किस तरह से बजट गांव, गरीब, उद्योग सबकी चिंता को साथ में लेकर चलता है और सबको कुछ न कुछ राहत भी देता है और सबके लिए कुछ न कुछ विकास के लिए इसमें प्रावधान भी किए गए हैं। सामान्य चर्चा समाप्त। इसके बाद 7 दिन के लिए बजट सेशन क्लोज्ड होता है। ठीक है। सामान्य चर्चा का जो लास्ट होता है वह वित्त मंत्री आंसर देता है। जो भी क्रिटिसिज्म हुआ उसका आंसर वित्त मंत्री देता है। आंसर देते हुए वो ये बात कहता है कि पहले आप बजट को इन डिटेल पढ़िए, क्योंकि अभी तो हमने बजट भाषण दिया है कि जो 1-1.5 घंटे का होता है। बजट तो 200-300 पेज का एक मोटा सा दस्तावेज है ना, लंबा चौड़ा दस्तावेज है। 1 सप्ताह के लिए बजट सत्र स्थगित हुआ। बजट को जाकर के आप घर पर पढ़िए इन डिटेल, फिर आकर के आप क्रिटिसाइज कीजिए। अभी तो आपने बजट पढ़ा भी नहीं और क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। तो बजट की जो ओरिजिनल प्रति है वो आप लीजिए और उसको पढ़ करके इन डिटेल आइए, फिर डिस्कशन करेंगे हम आपसे। तो तीसरा स्टेप, 7 डेज के लिए बजट सेशन क्लोज्ड होता है, लिख दीजिएगा। और 7 डेज के बाद
एक समस्या है जिसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हुए नेक्स्ट स्टेज की शुरुआत करेगा। इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। इसमें समस्या यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सरकार का जो वित्त वर्ष है वह 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात सरकार का जो खर्च है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लेकिन बजट पर तो चर्चा अप्रैल के बाद भी चलता है, पूरे अप्रैल महीने में भी चलता रहता है। तो वित्त मंत्री यहां पर इस समस्या को प्रस्तुत करता है कि विदाउट एनी डिस्कशन आप 1/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर परमिट कर दीजिए, हम ताकि संचित निधि से निकाल के अपना खर्च चला सकें। तो यहां पर प्रपोजल आता है कि विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिस्कशन, without any discussion, one by 6 part of expenditure of budget accepted by Parliament. Therefore, government can spend the expenditure, अर्थात बिना किसी चर्चा के बजट के कुल व्यय का छठवां भाग खर्च करने की अनुमति संसद सरकार को प्रदान कर दे। क्लियर है मेरी बात? ताकि सरकार जो है आसानी से बजट सत्र चलता रहे और सरकार आसानी से जो है उसको खर्च कर सके, सरकार को कोई असुविधा नहीं हो और पार्लियामेंट भी आराम से अपना डिस्कशन करता रहे, पार्लियामेंट को भी कोई असुविधा नहीं हो, कोई जल्दीबाजी नहीं हो। तो लेखानुदान जो है वह लाया जाता है ताकि सरकार को बजट का जो कुल व्यय है उसका 1/6 भाग खर्च करने की अनुमति संसद से पहले ही मिल जाए, बिना किसी डिस्कशन के ही। यही जो वोट ऑन अकाउंट है, यही इलेक्शन वाले ईयर में जैसे 2019 में, यही इंटरिम बजट भी कहलाता है। ठीक है, लेकिन वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में एक अंतर होता है, उसको आप नोट कर लीजिए।
इन इलेक्शन ईयर on place of full budget government presented interim budget for 2 to 3 months. It is vote on account, but it is different from vote on account. It is a type of vote on account, but also different from vote on account. मैं क्या कह रहा हूं कि चुनाव वाले वर्ष में सरकार पूर्ण बजट के स्थान पर अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है, जो 2 से 3 महीने के लिए होता है। यह एक प्रकार का लेखानुदान ही है, लेकिन यह लेखानुदान से अलग है। कैसे? तो लेखानुदान में सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट को शामिल किया जाता है, और इंटरिम बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही पार्ट को शामिल किया जाता है ना? बिकॉज इन इंटरिम बजट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ इंक्लूडेड। हमने यह बात कही है कि चुनाव वाले वर्ष में पूर्ण बजट के स्थान पर अंतरिम बजट लाया जाता है, जो 2 से 3 महीने के लिए होता है। यह एक प्रकार का लेखानुदान है, लेकिन लेखानुदान से भिन्न है। कैसे? क्योंकि लेखानुदान में सिर्फ व्यय भाग शामिल किया जाता है, लेकिन अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों ही भाग शामिल होता है। जो भी 2 से 3 महीने का बजट है ये, उसमें आय और व्यय दोनों को ही शामिल किया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड होता है, इनकम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है? तो ये वोट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है और इंटरिम बजट का कॉन्सेप्ट है। दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी हमने आपको बतलाया। इसके पश्चात जब वोट ऑन अकाउंट हो जाता है, तब प्रेजेंट होता है वोट ऑन डिमांड। 4th पॉइंट, आर्टिकल 113, vote on demand. All demands should be in the name of dash dash dash. बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 113 क्या कहता है? भारत सरकार की समस्त मांगें राष्ट्रपति के नाम पर किया जाना चाहिए। तो यहां पर आते हैं 4th पॉइंट में। 4th पॉइंट है वोट ऑन डिमांड। वोट ऑन डिमांड, मांगों पर मतदान।
मांगों पर मतदान, जिसके लिए टोटल 24 डेज दिया जाता है। कितना दिन दिया जाता है? 24 डेज। और जो टोटल डिमांड है वो 143 डिमांड्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना सभी एक्सपेंडिचर 143 डिमांड्स में रखना है। डिमांड की संख्या कभी बढ़ती नहीं है। जो भी डिमांड्स है वह 143 डिमांड्स में आपको प्रेजेंट करना है, और 24 दिन आपको दिया गया है। आप इस पर चर्चा कर लीजिए और इसको वोट करके पास कर दीजिए। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इधर है गवर्नमेंट और इधर है अपोजिशन। इधर है विपक्ष, इधर है सरकार। तो सरकार क्या करेगी? संसद के समक्ष मांग रखेगी। मांग। विपक्ष क्या करेगी? कटौती प्रस्ताव लाएगी। प्रत्येक घर में भी यह होता है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है। सरकार अर्थात भाई मांग रखेगा, विपक्ष अर्थात बहन उसमें कटौती प्रस्ताव लाएगी, है ना। अब मम्मी पापा जो है वो संसद की भांति होते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं, है ना। अंकित ने प्रपोजल दिया, मम्मी डेली डिले हो जाता है कोचिंग क्लास पहुंचने में, डेली लेट हो जाता है। वी नीड ए बाइक विच शुड बी 250 cc। क्यों भाई? बहन कहेगी कटौती प्रस्ताव। मैंने देखा है इसको बाइक चलाते हुए, बहुत तेज चलाता है मम्मी। अब दिल्ली में तो ऐसे ही एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मैं कल टीवी भी देख रही थी, भले ही नहीं देखा हो, और मैंने देखा था उसमें लोग कैसे बाइक चलाते हुए हंगामा करते हो, फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिए तो साइकिल ठीक रहेगा। थोड़ा साइकिल चलाने से क्या होगा, हेल्थ भी ठीक रहेगा। मोटरसाइकिल तो बिल्कुल भी नहीं। तो सरकार क्या करेगी? मांग रखेगी। अब विपक्ष क्या लाएगी? कट प्रपोजल, कट मोशंस, कट मोशन। कितने प्रकार के कट होते हैं भाई? पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। नीति कटौती, इसको कहते हैं मितव्ययिता कटौती, और इसको कहते हैं प्रतीक कटौती, प्रतीकात्मक रूप में। सरकार ने मांग रखा कि हमको पटना मेट्रो के लिए 5,000 करोड़ रुपीस चाहिए। जब दिल्ली, जयपुर, लखनऊ जैसे शहर में आप मेट्रो दे रहे हैं तो पटना में क्यों नहीं मेट्रो? पटना पीछे क्यों? तो पटना मेट्रो का प्रस्ताव हमने प्रपोज कर दिया 5,000 CR का। आप लोगों ने मेजें भी नहीं थपथपाई। आप RTI लगाइए बट मेज मत थपथपाइए। आपके विरुद्ध भी RTI आ सकता है कि भाई आपने मेजें क्यों नहीं थपथपाई।
मतलब पटना मेट्रो से आपको खुशी नहीं हो रही है। तो देखिए पॉलिसी कट में क्या प्रपोजल लाएगा। हमने लाया प्रपोजल 5,000 करोड़ रुपया दिया जाए पटना मेट्रो के लिए। पॉलिसी कट में अपोजिशन लाएगा, राहुल गांधी लाएगा एक प्रपोजल कि नहीं, पटना मेट्रो के लिए सिर्फ 1 रुपया ग्रांट किया जाए। मोदी जी इसको पूरा करना चाहे तो पूरा कर ले, अर्थात 1 रुपये में प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं होगा पूरा। इसका मतलब पॉलिसी समाप्त। मतलब अपोजिशन यह प्रपोजल लाएगा कि पार्लियामेंट के पास आपके इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 रुपया ही है, आप अपना काम चला लीजिए। मतलब पॉलिसी आपका रिजेक्ट हो गया है अगर यह पास हो जाए तो। लेकिन गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होता है तो पास होता नहीं है। तो ये सारे जो कट मोशंस हैं ये हमें डिस्कशन का या गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का हमें अपॉर्चुनिटी देती है, और विपक्ष जो है इन सारे अपॉर्चुनिटीज को यूज करती है। इकोनॉमी कट में क्या होता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट, एक विशिष्ट रकम की कटौती की जाती है। जैसे 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ कम कर दिया जाए, 4,500 करोड़ दे दिया जाए। अगर आप बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे तो 500 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। तो इकोनॉमी कट का पर्पस क्या है? इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात मितव्ययिता नाम ही है। कार्यकुशलता और मितव्ययिता को प्रशासन में बनाए रखने के लिए इकोनॉमी कट का प्रपोजल लाया जाता है। और यह है टोकन कट, प्रतीक कटौती। 5,000 करोड़ रुपीज माइनस 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपया कम कर दिया जाए मांगी गई राशि में से। तो 5,000 करोड़ में अगर 100 रुपया कम कर लिया जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका काम है प्रतीक, इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में कटौती है ये। सामान्यतः सरकार टोकन कट को एक्सेप्ट कर लेती है। टोकन कट का उद्देश्य क्या है? तो संसदीय संप्रभुता की स्थापना करना, कि चूंकि संसद के पास अधिकार है हमने कम कर दिया, तुम्हारे पास भले ही मेजॉरिटी है बट अधिकार संसद के पास है, इसलिए संसद को कुछ कम करने का अधिकार है। तो पॉलिसी कट का उद्देश्य क्या होगा? टू रिफ्यूज द पॉलिसी। इकोनॉमी कट का पर्पस क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रशासन में कार्यकुशलता व मितव्ययिता की स्थापना। और टोकन कट का पर्पस क्या होगा? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को एस्टेब्लिश्ड करना, अर्थात संसदीय संप्रभुता को स्थापित करना। इसमें प्रपोजल देंगे 1 रुपया प्रस्ताव कर दिया जाए, इसमें प्रपोजल देंगे विशिष्ट रकम की कटौती की जाए, और इसमें प्रपोजल देंगे 100 रुपया को कट किया जाए। ये इतना क्लियर है? होता क्या है कि चूंकि सरकार के पास बहुमत है इसलिए सरकार के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। और 24 दिनों में 143 डिमांड्स पर चर्चा भी नहीं हो सकती है, आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए यहां पर जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे जितना भी अभी तक अनडिस्कस्ड डिमांड्स है उसको डायरेक्टली वोटिंग के लिए प्रेजेंट कर देंगे, और उसको क्या कहेंगे? गिलोटिन। ठीक है, अर्थात अंतिम दिन सभी मांगों को सीधे मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाना, मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाना।
लास्ट डे ऑल डिमांड्स डायरेक्टली प्रेजेंटेड फॉर द वोट, अनडिस्कस्ड और डिस्कस्ड। वोट एक ही दिन होगा ना भाई साहब, तो इसलिए डिस्कस्ड अनडिस्कस्ड छोड़िए ना, सीधे सीधे लिखिए ऑल डिमांड्स डायरेक्टली प्रेजेंटेड टू द वोटिंग। जिस पर डिस्कशन हो गया है या जिस पर डिस्कशन नहीं भी हुआ है, सबको सीधे सीधे मतदान के लिए रखेंगे। मतदान डेली नहीं करेंगे ना, एक ही दिन करेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि वोट ऑन डिमांड के बाद डायरेक्टली सरकार को परमिशन मिल गया, सरकार खर्च कर सकती है। अब लाया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल, जिसको कहते हैं विनियोजन विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। जैसे आपने अपने पिताजी को कहा कि भाई हम ये डिमांड है हमारी, पिताजी ने कह दिया कि हाँ ठीक है, तो ऐसा कहने से ही तो आपको खर्च का परमिशन नहीं मिल जाएगा ना। जब तक कि वो चेक पर साइन नहीं करेंगे तब तक आपको उनके बैंक से रुपया निकालने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने का अधिकार प्रदान करने के लिए है। तो एप्रोप्रिएशन बिल विनियोजन विधेयक gives right to government to withdraw the सम, अर्थात सरकार को यह अधिकार देती है कि वह संचित निधि से धन निकाल सके। विड्रॉ द सम फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर है मेरी बात? और लास्ट आता है फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक। आर्टिकल 117, और इसमें क्या है? टैक्स प्रपोजल, कर प्रस्ताव। अर्थात फाइनेंस बिल जो है इनकम पार्ट ऑफ बजट है। समझ में आया? फाइनेंस बिल क्या है? इनकम पार्ट ऑफ बजट। और एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ बजट। अर्थात यह बजट का आय पक्ष है, बजट का आय पक्ष है। अर्थात सरकार विभिन्न प्रकार के करों का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जो सरकार का इनकम है। अर्थात ये एक्सपेंडिचर जो सरकार ने प्रपोज्ड किए हैं, उस एक्सपेंडिचर को किस तरह के इनकम को प्राप्त करके हम वो एक्सपेंडिचर करेंगे। अर्थात सरकार ही बताएगी कि हमारे इनकम के सोर्स क्या है और फिर वो एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है? कल जो है हम लोग वास्तव में बातचीत करेंगे मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर क्या है, फाइनेंस बिल के दो कैटेगरीज क्या हैं और इन सभी चीजों पे। ठीक है? थैंक यू।